जय हिंद। आज भारत अपनी आज़ादी का 79वां वर्ष मना रहा है। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 1947 क्या अद्भुत दिन था वो, जब भारत ने लगभग 200 वर्षों की जो यूरोपीय उपनिवेश था या अंग्रेजी शासन था, उससे मुक्ति पाई थी। आजाद भारत का पहला ध्वजारोहण प्रिंसेस पार्क, इंडिया गेट पर संपन्न हुआ था। नमस्कार, कहानी जगत किशोर बरथाल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं तिरंगे पर। तिरंगा यानी वो ध्वज जो हमें आजादी के उन सारे पलों को याद दिलाता है कि कितने संघर्ष के बाद भारत को आजादी मिली थी। हमें याद दिलाता है हमारे उन अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानियों की, जिन्होंने अनगिनत यातनाएं सही। और साथ ही साथ यह तिरंगा हमें भारतीय होने का गौरव प्रदान करता है। ये जो तिरंगा है ना, इसकी यात्रा इतनी आसान नहीं रही। जब से भारतीय आजादी का आंदोलन शुरू हुआ, तभी से एक ध्वज की भी कल्पना की गई। समय समय पर ध्वज ने कई रंग रूप बदले और 7वें रंग रूप में आज हमारे पास हमारा तिरंगा मौजूद है। इसके कितने रंग रहे, किस तरह से इसने रंग बदले, वो हम आपको बताने वाले हैं। हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि 15 अगस्त ही हमारी आजादी का दिन क्यों चुना गया। जो भारत के अंतिम वायसराय यानी लॉर्ड माउंटबेटन हुए हैं, उन्हें 15 अगस्त की तिथि बहुत ही बेहतरीन लगती थी। वो इसलिए लगती थी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसमें लॉर्ड माउंटबेटन उस पूर्व एशिया के उन सारे मित्र देशों के कमांडर रहे, जिनके सामने जापान ने नतमस्तक होकर आत्मसमर्पण किया था। इसलिए माउंटबेटन की तिथि बहुत अच्छी लगती है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद। भारत के इस तिरंगे के विकास की यात्रा बहुत लंबी है। ये जो तिरंगा आज हमारी आन बान और शान का प्रतीक है, इसके विनिर्माण का किस्सा भी बहुत लंबा है। यूं तो राष्ट्रीय ध्वज की संकल्पना 1857 की गदर से प्रारंभ होती है, किंतु 1857 की क्रांति के बाद ये मुहिम परवान नहीं चढ़ पाई थी और पहली बार 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता ने एक झंडा डिज़ाइन किया और वो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में फहराया गया। वो तब हरा, पीला और लाल रंग का था और उस पर 7 कमल के फूल थे और नीचे वंदे मातरम लिखा हुआ था। फिर इसमें विकास हुआ। फिर एक साल बाद 1907 में फिर एक नया ध्वज आया। उसमें बीच में सूर्य बना दिया गया, रंग यही थे। और ये जो कमल थे, 7 कमल थे पुराने ध्वज में, उनको हटा के 7 तारे बनाए गए जो सप्तऋषियों के प्रतीक थे। तो फिर इसी को बाद में फिर मैडम कामा ने, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ
उस समय जर्मनी से काम कर रही थी, उन्होंने एक नए झंडे को स्वरूप दिया और फिर ये पीला रंग इसमें जोड़ा गया। पीला, हरा और लाल, ये 3 रंग की क्षैतिज पट्टियों में बना। और उसके बाद अंततोगत्वा इसमें शनय शनय कई चेंजेस होते रहे, कभी कुछ जुड़ता रहा, कभी कुछ घटता रहा। तो अंततोगत्वा कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन में पिंगली वेंकैया, जो अब एक एक्टिविस्ट थे कांग्रेस के, उन्होंने एक झंडा बना के दिया, हरा और लाल। गांधी जी को वो सौंपा गया। तो गांधी जी ने उसमें तो उसका जब वर्णन हुआ तो उसका यह कि हरा मुस्लिम धर्म का प्रतीक और लाल हिंदू धर्म का प्रतीक। तो गांधी जी के सजेशन में उसमें बीच में एक पट्टी जोड़ी गई सफेद, जो अन्य तमाम धर्मों को उनका प्रतिनिधित्व करती थी। और उसके बाद उसमें बीच में चरखा जोड़ा गया। तो ये जो एक झंडा बना चरखे वाला, कि ऊपर केसरिया, फिर सफेद और फिर हरा। तो इसे तब धर्मों की बजाय पहले इसे धर्मों के प्रतीक के तौर पे माना जाता था, लेकिन जब विजयवाड़ा अधिवेशन के बाद कांग्रेस के अधिवेशनों में इसे बाकायदा एक राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया जाने की जब मुहिम शुरू हुई, तो इसके धर्मों के बजाय इसका जो स्वरूप था, इसके जो प्रतीक थे वो बदले गए। तो केसरिया जो पट्टी है ऊपर, वो त्याग और बलिदान को समर्पित है। जो त्याग और बलिदान इस देश का है, इस देश के तमाम वीरों का है, उनको समर्पित है। बीच की जो पट्टी है सफ़ेद, वो शांति की प्रतीक है। और जो नीचे हरी पट्टी है वो समृद्धि के प्रतीक है। और बीच में जो चक्र है वो अशोक के धम्म चक्र से लिया गया है, ये बाद में जोड़ा गया चक्र। पहले इसमें चरखा था बीच में, जब तक ये कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशनों में इसको राष्ट्रीय ध्वज के रूप में हम प्रयोग करते थे, अब इसमें चरखा था, गांधी जी का जो चरखा है। तो इसे ये बड़े लंबे क्रमिक विकास की कहानी है। लगभग 6 या 7 किस्म के ध्वज बने। और तब अंततोगत्वा जब रावी के तट पे पंडित नेहरू ने पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग को लेकर ये तिरंगा ध्वज फहराया, तब से इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता दी गई। और अंततोगत्वा 22 जुलाई 1947 को इसके बीच में से चरखा हटा करके अशोक के जो धम्म चक्र है अशोक का, उसे इस पे प्रतिस्थापित किया गया, जिसका जो प्रतीक है 24 घंटे गतिमान रहने का, प्रगति का सूचक के रूप में उसे इसके बीच में अंकित किया गया। और तब से 22 जुलाई 1947 से ये जो मौजूदा ध्वज है ये तब से प्रचलित है और इसे हमें संविधान सभा ने अंगीकृत किया। और अंततोगत्वा 15 अगस्त को ये फहराया गया। किंतु लाल किले पर जो ध्वज फहराने की परंपरा है, जो पहला 15 अगस्त था उस दिन लाल किले पर नहीं फहराया गया था ध्वज। उस दिन दूसरी जगह जो हमारा संसद परिसर है वहाँ फहराया गया था। और लाल किले पर ध्वज फहराने की जो शुरुआत हुई वो 16 अगस्त 1947 को पंडित नेहरू ने उसे फहराया था। वो पहली बार 16 अगस्त को फहराया गया और उसके बाद से वो नित्य 15 अगस्त को ही फहराया जाता है। 15 अगस्त के दिन देश भर में 3 बार ध्वजारोहण होता है। सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण करते हैं और वहीं से देश के देशवासियों को संबोधित भी करते हैं। उसके बाद जितने भी संस्थान हैं या शिक्षण संस्थान हैं या घर पर, सभी को ध्वजारोहण करने की आज़ादी प्राप्त है। और उसके बाद तीसरा ध्वजारोहण सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित किया जाता है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि देश का हर व्यक्ति तिरंगे के सामने नतमस्तक होकर उसे सलामी दे सके।
यह तिरंगा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। तिरंगा ब्रिटिश शासन के से आज़ादी का प्रतीक है। वहीं यह तिरंगा हमें उन वीर अमर स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है जिन्होंने अनगिनत यातनाएं सही। वो दौर देखा जब यातनाओं का जो चरम होता है, उस चरम से आगे अंग्रेज निकल जाते थे। साथ ही साथ यह तिरंगा हमें हमारे भारतीय होने पर गर्व का एहसास दिलाता है। तिरंगे के साथ हर देशवासी की आत्मा जुड़ी होती है, क्योंकि यह पूरे विश्व भर में हमारी पहचान का प्रतीक है, हमारे हर दिन मजबूत होने का प्रमाण है, हमारे एकजुट होने का प्रमाण है, सशक्त भारत का प्रमाण है, समृद्ध भारत का प्रमाण है, साथ ही प्रमाण है देश के प्रति हमारे कर्तव्य की भावना को मजबूत करने का। इस तिरंगे के लिए हमारे सैनिक हर वक्त अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देशवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। और आज सबसे बड़ा दिन है कि आज 15 अगस्त है और जो 200 साल अंग्रेजों ने हुकूमत की थी हम पे, और उन शहीद और उन बलिदानों को भी आज हम याद करते हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में अपना पूर्ण सहयोग दिया है। और हम फौज के नाते भी इसे बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं कि फौज में इस जीवन में हमने इस देश की रक्षा की है और इस देश के लिए हमने सेना में अपना कर्तव्य निष्ठा से काम किया। आज हिंदुस्तान की सेना विश्व में नंबर 1 है। कहीं भी देख लीजिए आप, चाहे आपने कारगिल वॉर देखा होगा, ओपी विजय देखा होगा, या मेघदूत देखा होगा, या सिंदूर देखा होगा अभी हाल ही में, तो ये देख लिए, बालाकोट देखा होगा आपने अटैक। तो हिंदुस्तान की सेना हमेशा अव्वल रहेगी और विश्व में नंबर 1 रहेगी। जय हिंद।